ठीक है, देखते हैं जल्दी जल्दी समेटते हैं। तो देखो अपन पढ़ते हैं आज बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि क्या है, बुद्धि को कहेंगे ये बुद्धि वाला टॉपिक मनोविज्ञान में एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अधिगम जो होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है, जिनमें अभिप्रेरणा है, क्या नाम से अवधान है, रुचि है, आदतें हैं, ठीक है, उन सब में एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है जिसको कहा जाता है क्या, बुद्धि। तो ये बुद्धि अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से है और एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। बुद्धि के इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं संवेगात्मक बुद्धि, इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि को मापन, बुद्धि का परीक्षण। ठीक है, और ये सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो टॉपिक तो बड़ा है लेकिन कोशिश करेंगे कुछ कम शब्दों में इसको खत्म करने की, छोटे से छोटे वीडियो में। तो देखो बुद्धि को सामान्य अर्थ में अगर हम देखें तो सामान्य अर्थ में हम बुद्धि को ले सकते हैं काय के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में। सामान्य अर्थ में हम कहते हैं कि बुद्धि एक प्रकार की ऊर्जा है, या फिर हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक प्रकार की शक्ति है, या फिर हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक प्रकार की क्या है, योग्यता है। ठीक है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं कि बुद्धि एक प्रकार की शक्ति है, एक प्रकार की ऊर्जा है, या एक प्रकार का क्या है, योग्यता है, जो क्या कराती है, जो हम कह सकते हैं कि इस समस्या का समाधान कराना है। क्या, समस्या का समाधान। ठीक है, तो समस्या के समाधान के लिए बुद्धि एक ऐसी मानसिक शक्ति है, और ये जो है क्या, ऊर्जा शक्ति, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की कैसी, मानसिक, एक प्रकार की कैसी, मानसिक। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि सामान्य अर्थ में बुद्धि एक ऐसी मानसिक ऊर्जा, मानसिक शक्ति या मानसिक योग्यता है जो समस्याओं का समाधान कराने में हमें क्या करती है, हमारी मदद करती है। ठीक है, तो बुद्धि की सामान्य परिभाषा तो ये है। बुद्धि के लिए एक और शब्द हम कभी कभी प्रयोग में लेते हैं, वो है क्या, अक्ल। ठीक है, अक्ल का मतलब क्या होता है, समझ। ठीक है, अक्ल का मतलब क्या होता है, समझ, या फिर अक्ल का मतलब क्या होता है, जानकारी। ठीक है, तो सामान्य भाषा में हम बुद्धि और अक्ल को एक मानते हैं, और सामान्य भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी ऐसी मानसिक शक्ति, हमारी ऐसी मानसिक ऊर्जा या हमारी ऐसी मानसिक योग्यता जो हमें समस्या का क्या करा दे, समाधान करा दे, या समस्या के समाधान में हमारी मदद करे, हम उसको क्या बोलते हैं, बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, हम कभी कभी अपने दैनिक जीवन में भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है। तो बुद्धिमान किसको कहते हैं, बुद्धिमान हम उसको कहते हैं जो अपनी समस्याओं को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता है। ठीक है, समस्या का निदान कर लेता है, उपचार कर लेता है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में खुद को स्थापित कर लेता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है। उस व्यक्ति को हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, और जो व्यक्ति किसी भी कार्य को बहुत जल्दी सीख लेता है, बहुत स्पीड से सीखता है, और आप जो भी उसको समझाते हैं जल्दी से समझ आ जाता है, तो ऐसे बालकों को भी हम बोल देते हैं कि वो बालक बुद्धिमान है। इसके जस्ट उल्टे अगर देखें, अगर कोई ऐसा है जिसको आप समझा रहे हैं, देर तक समझ नहीं आ रहा है या समझ आ ही नहीं रहा है, कोई किसी वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, तो जो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, चीजों को ठीक से नहीं सीख पा रहा है, उसका क्या नाम से उत्पादन या फिर कहें कि निष्पादन भी बहुत अच्छा नहीं है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो मंदबुद्धि है या फिर वो मूर्ख है। तो ये सामान्य भाषा में हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मनोविज्ञान में एक बात ये तय है कि जो मनोविज्ञान के अंदर बुद्धि का आशय मानसिक शक्ति या मानसिक ऊर्जा के रूप में ही लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं, जैसे नाम आता है किसका, वुडरो का। जैसे नाम आता है किसका, वुडरो का। तो वुडरो बुद्धि को एक प्रकार की क्या मानता है, क्षमता मानता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर नाम आता है किसका, वुडवर्थ का। वैसे यहाँ पर नाम किसका आता है, वुडवर्थ का। तो वुडवर्थ बुद्धि को काय के रूप में, एक विधि के रूप में क्या करता है, स्वीकार करता है। वैसे ही यहाँ पर एक नाम आता है किसका, कॉल्विन का। ठीक है, और कॉल्विन क्या करता है, तो कॉल्विन एक योग्यता के रूप में क्या करता है, इसको स्वीकार करता है बुद्धि को। ठीक है, कौन, कॉल्विन। यहीं पर एक नाम आता है किसका, कॉलसैनिक का। किसका, कॉलसैनिक का। ठीक है, तो जो कॉलसैनिक है, ये कॉलसैनिक योग मानता है, विभिन्न योग्यताओं का योग मानता है। कौन, कॉलसैनिक। वैसे ही यहाँ पर नाम आता है किसका, विनय का। ठीक है, विनय का नाम आता है, और विनय क्या करता है, विनय जो ज्ञान है, ठीक है, और आविष्कार, ज्ञान और आविष्कार, ठीक है, प्लस ज्ञान हो गया, आविष्कार हो गया, और
आलोचना प्लस निर्देश, ठीक है, प्लस निर्देश बराबर बुद्धि मानता है, ठीक है। तो अब देखो जरा, यहीं पर एक नाम आता है किसका, थॉर्नडाइक का, इसका नाम आता है थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक इसको क्षमता मानता है और थॉर्नडाइक इसको योग्यता भी मानता है। अब हम देखते हैं कैसे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, वुडरो की, तो वुडरो मानता है कि ये एक प्रकार की क्षमता है, लेकिन ये वुडरो कौन सी क्षमता है, तो वुडरो मानता है कि ये ज्ञान प्राप्त करने की एक क्या है, शक्ति है, या ज्ञान प्राप्त करने की या ज्ञान अर्जित करने की एक क्षमता के रूप में स्वीकार करता है वुडरो। तो वुडरो की परिभाषा क्या हो गई, वुडरो की परिभाषा बुद्धि को लेकर ये हो गई कि बुद्धि क्या है, ज्ञान अर्जन की एक क्षमता है। वुडवर्थ की अगर बात करें तो वुडवर्थ एक विधि के रूप में स्वीकार करता है, एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करता है। तो वुडवर्थ यहाँ पर कहता है कि बुद्धि किसी भी कार्य को करने की एक विधि है या फिर किसी भी कार्य को करने की एक प्रक्रिया है, क्या, बुद्धि। कॉल्विन की अगर बात करें तो कॉल्विन की एक योग्यता मानता है, लेकिन कॉल्विन काय की योग्यता मानता है, तो कॉल्विन योग्यता मानता है किसकी, सामंजस्य की, किसकी, सामंजस्य की योग्यता मानता है। अब सामंजस्य की कैसी योग्यता, तो यहाँ पर ये कहता है कॉल्विन की जो बुद्धि है वो बुद्धि वातावरण के साथ, अगर कोई भी व्यक्ति वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है या सामंजस्य स्थापित कर सकता है तो मान लेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर क्या है, बुद्धि है। तो मतलब ये कि कॉल्विन ये मान रहा है कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया या सामंजस्य स्थापित करने वाला कोई व्यक्ति या भविष्य में भी कोई अगर सामंजस्य स्थापित कर ले तो माना जाएगा कि वो कैसा है, बुद्धिमान है। ये कौन मान रहा है, कॉल्विन मान रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, कॉलसैनिक की, तो कॉलसैनिक योग कहता है, किसका योग कहता है, विभिन्न योग्यताओं का। ये किसका योग कहता है, विभिन्न योग्यताओं का। अब विभिन्न योग्यताएं क्या की, तो देखो कॉलसैनिक ये मानता है कि बुद्धि कोई भी एक ऐसी योग्यता नहीं है जो सभी कार्यों में समान रूप से कार्य करती हो। कॉलसैनिक ये कहना चाहता है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि विभिन्न किस्में, विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से जो भी आप अपने कौशल का प्रयोग करते हैं वो सारी मानसिक कौशलताओं का क्या है, योग है। तो यहाँ पर कॉलसैनिक की परिभाषा क्या हुई, कॉलसैनिक की परिभाषा हुई कि बुद्धि न केवल कोई एक ऐसी योग्यता है जो सभी कार्यों में समान रूप से कार्य करे, बल्कि बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जो विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो योग्यताएं हैं उनका योग है, क्या, बुद्धि। तो ये कौन कहता है, कॉलसैनिक कहता है। विनय क्या कहता है, विनय कहता है कि ज्ञान प्लस आविष्कार प्लस आलोचना प्लस निर्देश बराबर क्या होता है, बुद्धि होती है। ये कौन कह रहा है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कौन, क्या नाम से आपका, विनय, ठीक है। थॉर्नडाइक क्या कह रहा है, तो थॉर्नडाइक क्षमता कह रहा है और थॉर्नडाइक योग्यता कह रहा है। क्षमता काय की कह रहा है और योग्यता काय के बारे में बता रहा है। थॉर्नडाइक क्षमता के रूप में भी स्वीकार करता है और थॉर्नडाइक योग्यता के रूप में भी क्या करता है, स्वीकार करता है, ठीक है। तो देखो थॉर्नडाइक ने क्या किया, तो थॉर्नडाइक काय के रूप में प्रयोग स्वीकार कर रहा है, क्षमता के रूप में भी और योग्यता के रूप में भी। अब क्षमता के रूप में थॉर्नडाइक क्या कह रहा है, तो क्षमता के रूप में थॉर्नडाइक ये कह रहा है कि विगत जो क्या नाम से हमारे पूर्व या पिछले जो हमारे जो अनुभव है उन अनुभवों के आधार पर जो भी हम आगे क्या उठाते हैं उनसे जो लाभ प्राप्त करते हैं वो लाभ प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। मतलब थॉर्नडाइक की परिभाषा ये है कि विगत या पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की जो क्षमता है उसी को क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। वहीं पर थॉर्नडाइक योग्यता के रूप में भी स्वीकार करता है। योग्यता के रूप में ये कहता है कि सत्य या तथ्य के कैसे दृष्टिकोण से उत्तम या श्रेष्ठ प्रक्रिया को चयन करने की जो योग्यता होती है उसी को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से क्या दी है, परिभाषाएं दी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इन परिभाषाओं को याद रखना है कि वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडरो ने, कॉल्विन ने, कॉलसैनिक ने, विनय ने, थॉर्नडाइक ने, और भी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी क्या दी है, परिभाषाएं यहाँ पर बुद्धि के संबंध में दी है। अब देखो बुद्धि को परिभाषित करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक आता है जिसका नाम है क्या, जेनसन। और यहाँ पर जेनसन ने एक परिभाषा दी है। जेनसन ने बुद्धि के संबंध में कहा है क्या, जेनसन ने बुद्धि को माना है बिजली के रूप में, मतलब एक बिजली के समान माना है। जेनसन ने बुद्धि को के समान, बिजली के समान माना है और ये कहा है बिजली के समान मानते हुए कि बुद्धि को मापना
तो आसान है, लेकिन बुद्धि को परिभाषित करना आसान नहीं है। मतलब ये कि जेनसन ये कहना चाह रहा है कि बुद्धि एक बिजली के जैसी है, जहां पर हम बुद्धि को माप तो सकते हैं लेकिन बुद्धि को परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या की है, इसकी परिभाषा दी है। इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि बुद्धि एक प्रकार की क्या है, कुशलता का नाम है। बुद्धि एक प्रकार की क्या है, मानसिक कुशलता का नाम है। दूसरा हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक प्रकार की मानसिक क्या है, योग्यता है। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि एक प्रकार की मानसिक क्या है, शक्ति है। हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक प्रकार का क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मानसिक ऊर्जा है। ठीक है, तो बुद्धि कुशलता है, बुद्धि योग्यता है, बुद्धि शक्ति है, बुद्धि ऊर्जा है। काहे की, तो हम कहेंगे कि बुद्धि हमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए, ठीक है, तो समाधान की ये क्या है, एक योग्यता, एक कुशलता है। तो ये मतलब हुआ काय का, बुद्धि का। ठीक है, तो बुद्धि का ये आशय हुआ। ठीक है, कि किसने क्या कहा और हमारे अर्थ में बुद्धि क्या है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं किसकी, बुद्धि के प्रकारों की। ठीक, तो देखो जो बुद्धि है, इस बुद्धि का सबसे पहले शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, हार्वर्ड स्पेंसर ने क्या किया, सबसे पहले इस बुद्धि का शब्द का प्रयोग किया। अगर ये पूछा जाए कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो हार्वर्ड स्पेंसर ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। और अगर ये पूछा जाए कि बुद्धि की जो औपचारिक परिभाषा है, ये सबसे पहले औपचारिक परिभाषा किसने दी, तो सबसे पहले औपचारिक परिभाषा किसने दी, बोरिंग ने दी। ठीक है, तो सबसे पहले बुद्धि की औपचारिक परिभाषा किसने दी, बोरिंग ने दी। और बोरिंग ने क्या कहा, तो बोरिंग ने कहा कि जो भी बुद्धि मापन मापता है वही क्या है, बुद्धि है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, हार्वर्ड स्पेंसर ने सबसे पहले प्रयोग किया बुद्धि का। ठीक है, बुद्धि शब्द का। और औपचारिक परिभाषा किसने दी सबसे पहले, तो बोरिंग ने दी। और बोरिंग ने कहा कि बुद्धि मापन जो भी मापता है वही क्या है, बुद्धि है। ठीक है, और बुद्धि को परिभाषित करने के लिए कुछ सम्मेलनों का भी आयोजन हुआ 1910 में, 1921 में और 1900 कितने में, 23 में। तो 1910 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की गई। 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ जिसमें बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की गई। और 1923 में विश्व के अन्य कई देशों के मनोवैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय सभा या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया जिसमें बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की गई, लेकिन बुद्धि ठीक तरीके से परिभाषित नहीं हुई। फिर भी पहला एक मनोवैज्ञानिक आया बोरिंग, जिसने बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी। और उसके बाद फिर ये मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से बुद्धि को परिभाषित करने की क्या की, कोशिश की। अब हम ये देखते हैं कि बुद्धि की जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं क्या हैं। तो देखो बुद्धि की जब हम बात करेंगे किसकी, विशेषताओं की, तो देखो किसी की भी विशेषताएं, किसी भी टॉपिक की विशेषता हो, किसी भी व्यक्ति की विशेषता हो, किसी वस्तु की विशेषता हो, तो विशेषताएं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती हैं कि हम किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पदार्थ के बारे में बहुत अच्छे से जान सकें। तो विशेषताएं वो बिंदु होते हैं कि अगर हम विशेषताओं को ठीक से समझ लेते हैं तो पूरा टॉपिक हमें मैक्सिमम समझ में आ जाता है। तो विशेषताओं के बारे में पहली बात ये है कि जो बुद्धि होती है, ये बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि कैसी होती है, जन्मजात। जन्मजात का मतलब क्या होता है कि जन्म के साथ बुद्धि का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, यानी बुद्धि का अर्जन नहीं किया जाता है। बुद्धि ऐसा नहीं है कि आप बाहर से कोई इंजेक्शन लगा दोगे बुद्धि का तो कोई मंद बुद्धि होगा तो उसमें बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि हमेशा क्या होती है, जब व्यक्ति का जन्म होता है उसी के साथ वो बुद्धि को लेकर पैदा होता है, या कहें कि उसी के साथ वो योग्यता, शक्ति और मानसिक ऊर्जा को लेकर क्या होता है, पैदा होता है कोई भी व्यक्ति। इसीलिए बुद्धि को क्या कहा जाता है, जन्मजात मानसिक ऊर्जा कहा जा सकता है, जन्मजात योग्यता है, जन्मजात शक्ति कहा जा सकता है। दूसरी बात बुद्धि क्या करती है, तो बुद्धि हमें सत्य असत्य या फिर हम कहें नैतिक अनैतिक। ठीक है, नैतिक अनैतिक, और नैतिक अनैतिक के साथ क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, अच्छा और बुरे का ज्ञान भी कराती है। ज्ञान कराने वाली क्या है, ज्ञान कराने वाली क्या है, एक योग्यता है या एक मानसिक योग्यता है। बुद्धि के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि किस वातावरण के साथ, अब ये वातावरण जो शब्द है, इस वातावरण में आंतरिक वातावरण भी है। ठीक है, बुद्धि में क्या है, आंतरिक यानी मानसिक रूप से अगर आप अस्त व्यस्त हो तो वो वातावरण भी है,
और बाह्य वातावरण भी है। ठीक है, तो इस वातावरण में आंतरिक और बाह्य का मतलब सामाजिक। तो वातावरण के साथ ये क्या बैठाती है, सामंजस्य स्थापित कराने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। सामंजस्य स्थापित कराने में क्या करती है, मदद करती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी समस्या के समाधान में क्या होती है, अहम, इसकी क्या होती है, अहम भूमिका होती है। किसकी, बुद्धि की। ठीक है, हम बुद्धि की विशेषताओं में ये भी कह सकते हैं कि जो बुद्धि होती है वो बुद्धि किसी भी व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी योग्यता, ऐसी सामर्थ्य होती है जो हमें किसी दूसरे व्यक्ति को समझने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। तो ये विशेषताएं हैं किसकी, बुद्धि की। ठीक है, तो बुद्धि की ये क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। ठीक, अब हम ये देखते हैं अगला कि जो बुद्धि होती है, ये बुद्धि होती कितने प्रकार की है। तो बुद्धि के जब हम प्रकारों की चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो बुद्धि के प्रकारों में दो नाम आते हैं मनोवैज्ञानिकों के। एक नाम आता है गैरेट और एक नाम आता है क्या, थॉर्नडाइक। एक नाम आता है कौन, गैरेट, और एक नाम आता है कौन, थॉर्नडाइक। तो देखो गैरेट और थॉर्नडाइक, तो गैरेट और थॉर्नडाइक ने, तीनों ने बुद्धि के कितने प्रकार, दोनों ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, 3। ठीक है, तो 3 प्रकार बताए इन लोगों ने। एक प्रकार को बोला जाता है अमूर्त बुद्धि। क्या बोला जाता है, अमूर्त बुद्धि। एक को बोला जाता है मूर्त बुद्धि और एक को बोला जाता है सामाजिक बुद्धि। तो इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए, जिसमें गैरेट ने मूर्त, अमूर्त और क्या, सामाजिक बुद्धि बताई। वहीं पर थॉर्नडाइक ने जो ये मूर्त बुद्धि है, इस मूर्त बुद्धि की जगह इसने शब्द का प्रयोग किया किसका, यांत्रिक बुद्धि का। ठीक है, तो याद रखना है कि गैरेट के अनुसार जो बुद्धि के प्रकार हैं वो 3 हैं, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक के अनुसार भी 3 है, अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने केवल मूर्त बुद्धि के स्थान पर प्रयोग किया कौन से शब्द का, यांत्रिक बुद्धि का। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम ये समझें कि अमूर्त बुद्धि क्या है, मूर्त बुद्धि क्या है, सामाजिक बुद्धि क्या है। इससे पहले हमें इसको समझना होगा कि अमूर्त शब्द का क्या मतलब है और मूर्त शब्द का क्या मतलब है। तो जो अमूर्त शब्द है, आ का मतलब नहीं, मूर्त का मतलब जो मूर्त रूप में नहीं है। मूर्त रूप में नहीं है मतलब कोई भी सॉलिड फॉर्म में नहीं है। सॉलिड फॉर्म में ना होने का मतलब है कि इसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी कल्पनाएं होती हैं, हमारे विचार होते हैं, ठीक है, उनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते। तो हम ऐसी वस्तु है जिनको देख नहीं सकते, ऐसी वस्तु है जिनको छू नहीं सकते, जिनको केवल महसूस कर सकते हैं, उसको कहा जाता है अमूर्त। जिनको हम देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, इस बोर्ड को देख सकता हूँ, इसको छू भी सकता हूँ, तो ये क्या है, मूर्त। ठीक है, और सामाजिक का मतलब तो आपको पता ही है, समाज से जुड़ा हुआ कि अमूर्त बुद्धि। ये समझ आ गया कि अमूर्त शब्द का क्या मतलब है। अगर ये पूछे कि अमूर्त बुद्धि क्या है, तो अमूर्त बुद्धि का मतलब हुआ एक ऐसी मानसिक योग्यता, या फिर कहे कि एक ऐसी मानसिक क्षमता, या फिर कहे कि एक ऐसी मानसिक ऊर्जा जो हमें अमूर्त विचारों को सोचने के लिए, अमूर्त विचारों के बारे में कल्पना करने के लिए, या फिर हम कहें कि किसी भी विषय के बारे में एक चिंतन करने के लिए जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि को कहा जाता है क्या, अमूर्त बुद्धि। जैसे ये जो बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि, इस अमूर्त बुद्धि के माध्यम से हम ये करते हैं कि कोई भी चिन्ह अगर हम देख लें, कोई भी प्रतीक अगर हम देख लें, कहीं पर कोई अगर हम मन में अगर कोई विचार उठा लें, तो उसके ऊपर हम पूरी इबारत लिख दें, एक कहानी लिख देंगे, एक निबंध लिख देंगे। ठीक है, हम इसी अमूर्त बुद्धि के भरोसे पर आके कोई हम कहानी, कोई चित्र बना देंगे। इसी अमूर्त बुद्धि के सहारे पर हम क्या कर सकते हैं, एक कहानी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति के पास पाई जाने वाली एक ऐसी मानसिक योग्यता होती है अमूर्त बुद्धि, जिस मानसिक योग्यता के माध्यम से वो किसी भी प्रतीक, किसी भी चिन्ह के माध्यम से अपने विचारों को क्या दे सकता है, एक मूर्त रूप दे सकता है। तो जो अमूर्त विचार है, जो आपके मस्तिष्क में उठ रहे हैं, जितनी आपकी क्रिएटिविटी है, आप जितना अच्छा सोच सकते हैं, मानसिक रूप से जितनी कल्पना कर सकते हैं, उन कल्पनाओं को साकार रूप में कर देना। जैसे मान के चलो कोई एक चित्रकार है, उस चित्रकार के रूप में एक चित्र उभरता है, एक खूबसूरत तस्वीर उभरती है, और वो उन विचारों को लाके कहीं पर पेंटिंग कर देता है। तो अब आप उस पेंटिंग को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो वो उसके विचार, मस्तिष्क में उठे हुए जो विचार थे, उसको उसने क्या दे दिया, मूर्त रूप दे दिया। तो मूर्त का मतलब वो है जिसको हम छू पा रहे हैं। तो अमूर्त बुद्धि एक ऐसी बुद्धि होती है जिस बुद्धि के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क में उठने वाले विचारों के माध्यम से कोई भी क्या कर सकते हैं,
हम अब उसको अपने विचारों को मूर्त रूप दे सकते हैं। तो जितने व्यक्ति भी क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, जितने व्यक्ति भी क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, जितने भी हम कह सकते हैं कि चित्रकार होते हैं, जितने भी कहानीकार होते हैं, जितने भी नाटककार होते हैं, जितने भी उपन्यासकार होते हैं, जितने भी गीतकार होते हैं, इन लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है वो बुद्धि कौन सी पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात, जो अमूर्त बुद्धि होती है, इस अमूर्त बुद्धि का छात्रों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अमूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है? पाठ्य वस्तु से होता है, पुस्तकों से होता है। ठीक है। तो जिस छात्र के अंदर अमूर्त बुद्धि जितनी ज्यादा होती है, उसकी जो उपलब्धियां होती हैं वो उतनी ही ज्यादा होती हैं। तो छात्र के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि अगर पूछी जाए कि छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। और अमूर्त बुद्धि का संबंध कैसे होता है? पाठ्य वस्तु से होता है, पाठ्य पुस्तकों से होता है, विषय से होता है। जिस छात्र के पास जितनी ज्यादा अमूर्त बुद्धि होती है वो उसकी उपलब्धियां उतनी अधिक होती है। इसीलिए अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। कैसी बुद्धि कहा जाता है? सैद्धांतिक बुद्धि। ठीक है। तो जो अमूर्त बुद्धि होती है, ये अमूर्त बुद्धि सैद्धांतिक बुद्धि भी कहलाती है। ठीक। तो इसको सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। अब बात आती है किसकी? मूर्त बुद्धि की। मूर्त बुद्धि का क्या मतलब है? तो मूर्त बुद्धि का मतलब है कि यह मूर्त बुद्धि एक ऐसी मानसिक योग्यता, ऐसी मानसिक क्षमता है जो जिसके सहारे कोई भी व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के साथ उनका यंत्रवत परिचालन करने में क्या होता है? मदद मिलती है। कौन सी बुद्धि के सहारे? मूर्त बुद्धि के सहारे। ठीक है। मतलब ये हुआ कि कोई भी जैसे हम कहेंगे जितने भी परिचालक हैं, जैसे आपके ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर हो सकता है, ठीक है, आपका क्या नाम से कोई भी यंत्र मशीन चलाने वाला कोई क्या नाम से कह सकते हैं ऑपरेटर हो सकता है। तो जितने भी परिचालक होते हैं उन परिचालकों में कैसी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। कुशल इंजीनियर हो सकते हैं मूर्त बुद्धि वाले। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उन भौतिक वस्तुओं के परिचालन में जो बुद्धि मदद करती है, जो बुद्धि मददगार होती है, उस बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। तो जो भी मशीन चलाने वाले लोग होते हैं या फिर जैसे मोटरसाइकिल चलाने में आप यांत्रिक बुद्धि का प्रयोग करोगे तो इसको मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि भी कहा जाता है। कैसी बुद्धि? गामक बुद्धि। ठीक है। और इसको व्यवहार में लाते हैं, इसीलिए इसको व्यावहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। कैसी बुद्धि कहा जाता है? व्यावहारिक बुद्धि। तो जो मूर्त बुद्धि होती है, ये मूर्त बुद्धि एक यांत्रिक बुद्धि होती है। इसी मूर्त बुद्धि को गामक बुद्धि कहा जाता है। इसी मूर्त बुद्धि को क्या कहा जाता है? व्यावहारिक बुद्धि कहा जाता है। ये जो मूर्त बुद्धि या गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि या व्यावहारिक बुद्धि जो होती है, इस बुद्धि के माध्यम से हम क्या करते हैं? तो हम यही करते हैं कि भौतिक जो वस्तुएं होती हैं उनका परिचालन करने में उनका परिचालन करने में ये बुद्धि हमारी क्या करती है? मदद करती है। अब अगर ये पूछा जाए कि मूर्त बुद्धि किसमें पाई जाती है, तो हम कहेंगे कि ये बुद्धि किसमें पाई जाती है? इंजीनियर्स जो होते हैं या फिर जितने भी परिचालक होते हैं, चालक होते हैं, उन लोगों में क्या होती है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। अब बात आती है किसकी? सामाजिक बुद्धि की। तो सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि है वो समाज में इस बुद्धि के सहारे, कौन सी बुद्धि के सहारे? सोशल इंटेलिजेंस के सहारे। जिस व्यक्ति, जिस छात्र, जिस बालक के अंदर सोशल इंटेलिजेंस या फिर कहें कि सामाजिक बुद्धि होती है, वो व्यक्ति वो परिवार में, अपनी समाज में क्या करता है? बहुत अच्छे संबंध स्थापित करता है, मृदुभाषी होता है, सभी से संबंधों को स्थापित करता है, सामने वाले की भावनाओं को, उनके संवेगों को समझता है। इस वाली बुद्धि में जिनके अंदर सामाजिक बुद्धि ज्यादा होती है उनके अंदर इमोशंस क्या होते हैं? समझने की क्षमता होती है और वो लोग समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, अपना पद मतलब एक उचित प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और इन लोगों के समाज में क्या होते हैं? मधुर संबंध होते हैं। कौन सी बुद्धि के सहारे? तो कहेंगे सामाजिक बुद्धि के सहारे। ये जो सामाजिक बुद्धि जिसमें ज्यादा होती है वो कौन होते हैं? तो व्यापारी के अंदर भी सामाजिक बुद्धि हो सकती है। ठीक है। नेता गणों के अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। जो सोशल वर्कर होते हैं उन सोशल वर्करों में क्या, वर्कर्स में क्या, सोशल जो वर्कर्स होते हैं उनमें भी सामाजिक बुद्धि ज्यादा होती है। तो जिन लोगों के अंदर सामाजिक बुद्धि का परसेंटेज ज्यादा होता है उनका बोलचाल अच्छा होता है, वो लोग मृदुभाषी होते हैं, सभी से संबंध स्थापित करते हैं और समाज में उन्हें उच्च दर्जा प्राप्त होता है, वो उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं और बेहतर रूप से समाज में स्थापित हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है कैसी बुद्धि? सामाजिक बुद्धि। तो बुद्धि के प्रकार की अगर बात करें तो सामान्य रूप से बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिसमें अमूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है और क्या है? सामाजिक बुद्धि है। तो गैरिक ने बुद्धि के बारे में और थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में दोनों ने क्या किया? विभाजित किया। तो ये बात हो गई किसकी? बुद्धि के प्रकारों की। अब हम बात करते हैं किसकी? बुद्धि के सिद्धांतों की। ठीक है। जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, ये बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं? तो देखो
बुद्धि के सिद्धांतों की अगर बात करें तो एक बुद्धि के दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक को बोला जाता है कारकीय सिद्धांत। कैसे? कारकीय सिद्धांत। और एक को बोला जाता है प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत। कैसे? प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत। तो जो कारकीय सिद्धांत है, उन कारकीय सिद्धांतों के अंदर कुछ सिद्धांत हैं, जैसे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, ठीक है, समूह कारक सिद्धांत। तो जो कारक कारक वाले शब्द है, जो जिन सिद्धांतों के साथ है, वो सारे के सारे सिद्धांत काय के अंदर आते हैं? कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कुछ सिद्धांत प्रक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो मूल रूप से बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया है, एक कारकीय सिद्धांत और एक प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत। जिनमें कारकीय सिद्धांत में आता है सबसे पहला, जिसको सबसे बुद्धि का प्राचीनतम या प्रथम क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है। उस सिद्धांत का नाम है क्या? एक कारक सिद्धांत। क्या? एक कारक सिद्धांत। ठीक है, तो देखो एक कारक सिद्धांत। अब एक कारक सिद्धांत है, तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो देखो एक कारक सिद्धांत दिया किसने? विनय ने। ठीक है, एक कारक सिद्धांत मतलब इन सिद्धांतों की चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये इन सिद्धांतों की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में देखेंगे कारकीय सिद्धांतों में कि एक कारक सिद्धांत क्या है, द्विकारक सिद्धांत क्या है, त्रिकारक सिद्धांत क्या है। ये टॉपिक बड़ा है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इस टॉपिक को खत्म कर दिया।